बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आने वाले 40 से 45 मिनट आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टैंडिंग वेव्स में लिटरली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस वजह से हम लोग अभी स्टैंडिंग वेव वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और आप उन्हें समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों ये वीडियो मैं 2 पार्ट में ले आऊंगा, जिससे कि स्टैंडिंग वेव के जो कंडीशंस हैं और डिस्कशंस पूरी तरह से आप इनको कनेक्ट कर सकें और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक हो जाएं। तो आइए जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। स्टैंडिंग वेव जो होता है बच्चों, वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक रिजल्ट होता है। मतलब क्या होगा, 2 प्रोग्रेसिव वेव्स आपस में जब सुपर इंपोज करते हैं तो उसमें एक स्पेशल सिचुएशन में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मान लो आपने क्या करा कि कोई एक इंसिडेंट वेव हमने लिया और इंसिडेंट वेव को हम किसी रिजिड बाउंड्री पर इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करा, एक इंसिडेंट वेव लिया और जिसे हमने रिजिड बाउंड्री पे इंसिडेंट कराया। तो यहां पर y जो इंसिडेंट होगा दैट इज a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पे प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स के बराबर है, ठीक। तो इंसिडेंट वेव यहां से गई। इसके बाद क्या होगा बच्चों, जब ये यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने की सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा बच्चा, वो पाई रेडियन का फेजर चेंज गेन करता है। कब, जब रिजिड बाउंड्री होता है, रिजिड या फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक। तो जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिक्स्ड बाउंड्री हो या रिजिड बाउंड्री हो, तो उस सिचुएशन में जो इंसिडेंट वेव है ना वो उलट जाएगा। उलटने का मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये पाई रेडियन का क्या कर लेता है बच्चा, फेजर चेंज गेन कर लेता है। तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा ये ऐसा नहीं होके अब बल्कि ऐसा होगा, ठीक है बच्चों, ये ऐसा होगा। तो ऐसा होने की सिचुएशन में ये हो गया, ऑलमोस्ट बराबर है। तो y रिफ्लेक्टेड पल्स का होगा, क्या होगा, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस के एक्स और प्लस पाई। पाई क्यों लगा बताओ तो, क्योंकि पाई रेडियन का फेजर चेंज है, यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो y रिफ्लेक्टेड दैट इज इक्वल्स टू साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस के एक्स। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, एक हो गया इंसिडेंट पल्स, ठीक। उसके बाद रिफ्लेक्टेड पल्स, ये हो गया कौन सा पल्स, इंसिडेंट पल्स। उसके बाद रिफ्लेक्टेड पल्स। तो इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स जब आपस में सुपर इंपोज करेंगे ना तो एक स्पेशल सिचुएशन फॉर्म होती है, उसी को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, एक प्रोग्रेसिव वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही हो गए हैं तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। तो आइए यहां पर देखते हैं, बाई सुपरपोजिशन, बाई सुपरपोजिशन तो y बराबर y1 प्लस y2 जब आप निकालोगे यहां से तो आपके पास क्या था, इंसिडेंट वेव का इक्वेशन कितना था बच्चा, a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स, और यहां पर हो गया माइनस a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस के एक्स। करेक्ट बच्चों। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, जो आएगा वो थोड़ा डायरेक्ट ले लेते हैं हम लोग। तो ये जो स्टैंडिंग वेव है उसका इक्वेशन आएगा ट्वाइस ऑफ a साइन ऑफ के एक्स और कॉस ऑफ ओमेगा t, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही आपने यहां कौन सा इक्वेशन लिया, इंसिडेंट वेव, यहां कौन लिया, रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों को जैसे ही सुपर इंपोज कराओगे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा t, ठीक। इसमें बच्चा इक्वेशन में 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे एक पार्ट जो है ना, यहां 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर एक पार्ट जो है वो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। तो ये वाला जो पार्ट है वो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड को बताता है और यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो फ्रीक्वेंसी को बताता है।
तो ये वाला जो पार्ट है वो फ्रीक्वेंसी को बताता है, तो ओमेगा जो हो गया वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इतना। इसका मतलब आप समझे इक्वेशन में क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से थोड़ा सा देखो बाबू, क्या दिख रहा है यहां पर, ट्वाइस ऑफ ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब अलग अलग एक्स के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग एक्स के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा, और ओमेगा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो ऐसे वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड बराबर हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिलहाल इस सिचुएशन में जब वो सुपर इंपोज कर रहे हैं तो एक स्पेशल सिचुएशन फॉर्म हो रही है, उसी को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, जो इक्वेशन आया बता दो, क्या आया बेटा, ट्वाइस ऑफ ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ट्वाइस ऑफ ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। हमारे साथ याद करें, ट्वाइस ऑफ ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है बच्चा उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। सो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, सो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड जिसको हम बोलते हैं नोड, नोड का मतलब होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट, जीरो एम्पलीट्यूड बोलते हैं बेसिकली। तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ए साइन ऑफ के एक्स बच्चों क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो जीरो हो नहीं सकता है ना, ये तो नॉन जीरो होगा, ये जीरो नॉन हो, इसका मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो साइन के एक्स की वैल्यू अगर जीरो होगी तो बच्चा क्या लिखेंगे यहां पर हम, साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, साइन 5 पाई जीरो, इसका मतलब साइन n पाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से बच्चों के एक्स बराबर हम n पाई लिख सकते हैं, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू एक्स बराबर n पाई, ये कट गया ना बेटा, ठीक है कट गया। तो इस तरह से x इज द पोजीशन ऑफ द नोड, n लेमडा डिवाइडेड बाई 2, n लेमडा डिवाइडेड बाई 2। क्या समझे, रिजिड बाउंड्री की सिचुएशन में अगर रिफ्लेक्शन हुआ हो तब उस सिचुएशन में n लेमडा बाई 2 बच्चों होना चाहिए, ठीक। तो n का मतलब क्या होता है, वैल्यू रखते जाते हैं, पोजीशन ऑफ नोड कहां होगा, जीरो पर होगा, लेमडा बाई 2 पे होगा, लेमडा पे होगा, 3 लेमडा बाई 2 पे होगा। आप n की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, n बराबर 1 रखोगे लेमडा बाई 2 आ जाएगा, 2 रखोगे लेमडा आ जाएगा, 3 रखोगे लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में या कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में कितने का गैप होता है बच्चा, लेमडा बाई 2 का। तो दैट इज 2n मीन्स, अगर ये देखेंगे तो n लेमडा बाई 2 करके हो गया, ठीक है। तो दो सक्सेसिव नोड के बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चा, लेमडा बाई 2। कितनी होगी बाबू, लेमडा बाई 2। बहुत ध्यान से समझे। तो ये नोड हो गया। नोड मैंने किसे बताया बताइए, एक ऐसा पॉइंट जिसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक, उसे हम नोड कहते हैं। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ पाई बाई लेमडा इंटू एक्स बराबर एन पाई, इसको कवर अप करेंगे तो एन लेमडा बाई 2 विल गिव यू एक्स, ठीक। तो अलग अलग के लिए आपने ये वैल्यू निकाली। उसी तरह से क्या पॉइंट है यहां पर, एक एंटी नोडल पॉइंट है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है बच्चों। पोजीशन ऑफ व्हाट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट। एंटी नोड का मतलब क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर
फॉर द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए साइन के एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर आप इसको लिखेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा, क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1। तो बच्चों यहां साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 का क्या मतलब हुआ, ध्यान देना बेटा। तो यहां पे देखो साइन के एक्स, तो यहां पे साइन 90 की वैल्यू प्लस 1, साइन 180 माइनस 1। ठीक, तो 90 डिग्री के लिए भी पॉसिबल है और 270 के लिए भी पॉसिबल है। ठीक, तो क्या होगा रिजल्ट, साइन ऑफ के एक्स शुड बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है बच्चा, तो हम लोग यहां क्या निकालना चाहेंगे, पोजीशन ऑफ, सो 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, तो 2 पाई बाई लेमडा के की वैल्यू हो गई और x इक्वल्स टू हाउ मच बेटा, 2n माइनस ऑफ 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू व्हाट, पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 4। ठीक है, लेमडा बाई 4, तो 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 4। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, n की वैल्यूज रखते चले जाइए। तो x बराबर क्या आएगा बच्चा, अगर आपने लिख दिया x बराबर 1, तो दैट इज लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा बाई 4, और ऐसे करके ऑड फैक्टर्स में बनता चला जाएगा। तो बच्चों क्या समझ में आया, पहली बात मुझे बताएं, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जब दो वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड बराबर है और फ्रीक्वेंसी बराबर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज कर रहे हैं, तो एक नया सेट ऑफ वेव फॉर्म हो रहा है। इक्वेशन क्या बताया था मैंने, ट्वाइस ऑफ ए साइन ऑफ के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है बच्चा, तो उससे आपने निकाला कि भैया अलग अलग एक्स के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग एक्स के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। इस तरह से एक हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी और दूसरा, तो अब हम लोगों ने नोडल और एंटी नोडल पॉइंट निकाला। तो नोडल और एंटी नोडल का मतलब, नोड क्या बताया, एक ऐसा पॉइंट जिसका एम्पलीट्यूड 0 होता है बच्चों, एक ऐसा एम्पलीट्यूड, एक मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका एम्पलीट्यूड बच्चों क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड 0 होता है। और एंटीनोडल क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। नोड मतलब 0 एम्पलीट्यूड और एंटीनोड का मतलब जनरल सिचुएशन में, माने इस लेवल तक जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उस लेवल की बात मैं कर रहा हूं। तो नोडल पॉइंट का मतलब 0 एम्पलीट्यूड सिचुएशन और एंटीनोडल पॉइंट का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का सिचुएशन। तो बच्चों यहां पे क्या दिखाई दिया, एक्चुअल में सबका ओमेगा सेम है। मेरे हाथों के मूवमेंट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें, अगर आप इस पार्ट को ऑब्जर्व करें, तो जैसे क्या होता है ना, ये 2 पॉइंट फिक्स है, यहां तो नोडल पॉइंट आप इमेजिन करिए, ये नोडल पॉइंट है और जो हाथ का बीच वाला पार्ट है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पार्ट है। इससे क्या होता है कि सभी पार्टिकल्स जो है ना एक साथ मूवमेंट डील करते हैं, सब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर साथ जाएंगे बच्चों, उसके बाद मीन पोजीशन पे साथ आएंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे साथ जाएंगे, मीन पोजीशन पे साथ आएंगे, पॉजिटिव जब भी होंगे क्या होंगे, साथ साथ जाएंगे आएंगे। तो नोडल पॉइंट ये हो गए और एम्पलीट्यूड, सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग। देखिए अलग अलग एम्पलीट्यूड। लेकिन एक खास बात पता है क्या है, इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, in a particular segment all the particles are there in same phase। same phase का मतलब same position and direction of motion। तो यहां पे जितने भी पार्टिकल हैं सबकी पोजीशन क्या हो गई, सेम। डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, मीन पोजीशन की तरफ। तो सभी पार्टिकल्स का पोजीशन सेम हो गया और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है। फिर नीचे जाएंगे, पोजीशन सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम। इसका मतलब क्या हो गया, द
phase of all the particles in a segment are nothing but what? Same. एक ही सेगमेंट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब का फेज सेम होता है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या कहेंगे? तो 2n-1 λ/4 अगर अलग अलग पार्ट पे देखेंगे यहां पर आप, तो आप ऐसे करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां देखें, तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो क्या देखा बताइए? तो यहां पर एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का पॉइंट एंटी नोड, ये नोड, यहां पर भी क्या बोल दिया? नोड। और ये वाला पॉइंट बच्चों क्या हो गया? एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। अगर इनकी पोजीशन लिखें तो x बराबर 0 पर दिखा था, λ/2 हो गया, ये लैम्डा हो गया, और ये बच्चा कितना कहेंगे? 3 λ/2। ये वाला हो गया λ/4, ये हो गया 3 λ/4, और ये हो गया 5 λ/4। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों? तो ये आपका नोडल हो गया और एंटी नोडल पॉइंट हो गया। ठीक, तो दो तीन बातें आपको समझनी। एक ही सेगमेंट में सभी पार्टिकल का फेज क्या होता है? सेम होता है। ठीक, दूसरा आपने और क्या बोला कि भैया सभी पार्टिकल का फेज सेम होता है, सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, सेम टाइम में सब ऑसिलेशन कर रहे हैं, सबका टाइम सेम है, तो ओमेगा सबका सेम होता है। अलग अलग लीनियर वेलोसिटी है बच्चों, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा v बराबर क्या होता है? एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। v बराबर क्या होता है? एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। ओमेगा सबका सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो आपने क्या सीखा इसमें बताइए? नोड, एंटी नोड और इक्वेशन फॉर्मेशन। समझ में आई बात आपको? ठीक है बच्चों? तो इसी तरह से अगर हम एक बात कहते हैं तो अभी क्या होता है, हमें समझना होगा व्हाट डज इट मीन बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट डज इट मीन बाय हार्मोनिक, व्हाट डज इट मीन बाय ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। इस तरह से हमको समझना है, कुछ बातें हैं। देखिए, जब हम लोग ना बच्चों कोई भी म्यूजिकल साउंड की बात करते हैं, जब हम किसी भी तरह के म्यूजिकल साउंड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ठीक है बच्चों? बहुत सारे पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होते हैं, उसमें कुछ मिनिमम होगा और बहुत सारे फैक्टर्स में हो सकता है। जैसे मान लो आपने क्या करा कि एक साउंड हमने लिया जिसमें है 100, 200, 300, 400, ऐसा करके हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, कोई साउंड है, इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। तो जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, इट इज द व्हाट? मिनिमम। बच्चों क्या होगा? इट इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम पॉसिबल। तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, तो जैसे आपने कहा मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर अगर हम बोलेंगे तो जैसे आपने बोला फंडामेंटल क्या होगा? जैसे कोई भी साउंड अवेलेबल है उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो उसमें जो सबसे कम पॉसिबल होता है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा? 200। 200 का मतलब क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 100, 2 टाइम्स ऑफ 100। इसको अगर मैं n बोलता हूं तो 2n हो जाएगा, है ना बच्चों? तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। यू नो व्हाट? अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो उसे हम हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंड हार्मोनिक। 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना बच्चों, तो सेकेंड हार्मोनिक। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बोलेंगे हम? सेकेंड हार्मोनिक। और यहां अगर 300 होगा तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 100 मतलब 3m, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे बच्चा? थर्ड हार्मोनिक।
इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज हार्मोनिक, इज नोन एज हार्मोनिक। तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक 4n होगा तो क्या कहोगे, फोर्थ हार्मोनिक। 5n होगा तो क्या बोलोगे, फिफ्थ हार्मोनिक, है ना बच्चों, ऐसा। ठीक है, एक और बात, तो इसका मतलब n, 2n, 3n, 4n और सो ऑन ऐसा करके दिखता चला गया आपको यहां पर बच्चों। तो देखो ये आपका कौन सा हार्मोनिक है बताइए, तो सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोला आपने, सेकेंड हार्मोनिक, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग इमीडिएटली आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग इमीडिएटली, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद इमीडिएटली, इमीडिएट माने जस्ट आफ्टर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जस्ट आफ्टर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे इसे हम, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है बच्चों, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इमीडिएट बाद जो भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरह इसको क्या बोलोगे बताओ, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, बट क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंड ओवरटोन। क्या बोलेंगे, सेकेंड ओवरटोन। इसी तरह इसको चौथे वाले को क्या बोलोगे बताओ, ये होगा फोर्थ हार्मोनिक बट थर्ड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक बट थर्ड ओवरटोन। क्या समझा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, इट इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, इट इज व्हाट, द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट, हार्मोनिक। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक। एंड द हार्मोनिक माने फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग इमीडिएटली आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ओवरटोन। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताएंगे अब, जैसे यहां पर 100 हो गया, ये 300 हर्ट्ज हो गया, ये 500 हर्ट्ज हो गया, ये 700 हर्ट्ज हो गया, तो क्या होगा बच्चा बताओ, इसमें मिनिमम पॉसिबल कौन सा है, ये होगा फंडामेंटल। क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये वाला क्या होगा बच्चा, थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या होगा बच्चा, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक बट क्या कहेंगे इसे आप, सेकेंड ओवरटोन, है ना बाबू, सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो इस तरह से क्या देखा आपने, ऑड नंबर में, इसमें ऑड फैक्टर्स है ना बाबू, ऑड है 1, 3, 5, 7 ऐसा करके। तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी यहां कितना है, 100, 300, और ये 300 मतलब थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। 5 का मल्टीप्लीकेशन है तो फिफ्थ हार्मोनिक बोल देंगे, और सेकेंड ओवरटोन माने दूसरे नंबर पे। ये वाला थर्ड हार्मोनिक 3 से मल्टीप्लाई हुआ है थर्ड हार्मोनिक, बट इमीडिएटली आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ओवरटोन, है ना बच्चा। तो हमें क्या समझा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स, ओवरटोन में फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपने, चूंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, बच्चे छोटे छोटे वीडियोस ही शायद लाइक करते या समझेंगे, तो हमने एक छोटा वीडियो बनाया। इसके बाद हमने इसी वेव्स वाले जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप सारे वीडियोस को प्ले करिएगा, तो आप बड़े आराम से वेव्स का पूरा कंसेप्चुअल पार्ट को गेन कर सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो रिवाइज किया वो वेव्स का बेसिक डेफिनेशन, इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ नोड्स, एंटी नोड्स, थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, ओवरटोन वगैरह सारा, है ना बच्चों। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे, शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बाय टू ऑल ऑफ यू।